हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मीदिया फॉर यू में। तो पिछले वीडियो में हमने एग्जैक्ट डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमने मैक्सिमम जो ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के वो चीज़ों के बारे में कवर किया था। ठीक है ना। आज जो हम जानेंगे कि एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो इनकम एज ए एक पर्सन अर्न कर रहा है तो उसका कितना पार्ट इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और किस तरह से उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अपनी एज ए इन्वेस्टमेंट को किस तरह से उसको बांटना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को, जिससे उसका आगे के जो भी शॉर्ट टर्म गोल है एंड लॉन्ग टर्म गोल है वो फुलफिल हो सके एंड एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके आने वाले टाइम में। ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर चलते हैं एंड उसमें आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है। नाउ दोस्तों देखो, एक व्यक्ति जिसकी इनकम है 15,000 पर मंथ, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं 50,000 पर मंथ एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी इनकम है उसको आप एज ए परसेंटेज वाइड डिवाइड कर लेना, जिस तरह से मैं बताऊंगा। ठीक है ना। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी इनकम 50,000 पर मंथ है, वो 50,000 पर मंथ कमाता है। ठीक है ना। देन इस इनकम का 15 से 20% उसको इन्वेस्ट करना ही है। ये तो गांठ बांध लो। ठीक है ना। मिनिमम 10% हो सकता है, लेकिन कोशिश करो 15 से 20% आपको इन्वेस्ट करना ही है, सेव करना है, प्योरेस्ट आपको सेव करना ही है। ये तो गांठ बांध लो, आपको जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो मंथली उसका 15 से 20% आपको इन्वेस्ट करना ही है। ठीक है ना। तो 50,000 पर मंथ का जो कैश आता है, इस कैश आता है तो इसमें व्यक्ति 7,500 से लेके 10,000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना। 7,500 से लेकर 10,000 इन्वेस्ट करता है, वो इसे इन्वेस्ट के लिए ये मनी रिजर्व रखता है। एंड बाकी का जो अमाउंट है ना, बाकी का जो अमाउंट है 80 से 85% वो एज ए खर्चों में, उसके जो भी फीस वगैरह, बच्चों की फीस उनमें, उसके जो भी उसने इंश्योरेंस वगैरह ले रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, उसके प्रीमियम में एंड इमरजेंसी फंड को बैलेंस करने में एंड इन सभी सेक्टर में वो फुलफिल होता है, ये मैनेज करता है। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों में खर्चा जाता है। बाकी का जो बचता है 15 से 20% वो चीज़ प्योरली इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही बचाता है ये व्यक्ति। ठीक है ना। देन अब देखना, आपको इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। देखो, एक तो क्राइटेरिया आपको माइंड में ये बैठा के रखना है कि मुझे 15 से 20%, मिनिमम 10%, लेकिन 15 से 20% हो सकता है तो जरूर रखना। बस मैं आपसे जरूर कह रहा हूँ 15 से 20% आपकी इनकम का उसको सेव करना ही है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको यूज करना है। ठीक है ना। फाइनली अब देखो, आपकी जो भी एज है इस समय, आपकी जो भी एज है उसको 100 में से माइनस कर देना। ठीक है। आपकी जो भी एज है 100 में से माइनस कर दे। सपोज आपकी एज 30 है तो 100 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो 70 नंबर आता है। ये 70 नंबर ये शो करता है कि आपका जो 70 नंबर है ये शो करता है कि आपको 70% ऑफ योर सेविंग एज इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिजर्व अमाउंट है उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। बाकी का 30% आपको एज ए डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। देखो स्क्रीन पर देखो, इसमें मैंने एग्जांपल के लिए तौर पर रखा है कि 100 माइनस एवरेज है, 100 में से 30 को जब हम घटा देते हैं तो 70 बचता है, यानी 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट के लिए मान 10,000 एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रिजर्व रखता है, तो 70% ऑफ 10,000 का 7,000 रुपये। ठीक है। 7,000 रुपये वो व्यक्ति इक्विटी में लगाता है। इक्विटी में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF, IPO, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी सेक्टरों में लगाता है, बिकॉज इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे और रिस्क भी रहने वाला है ना। अगर हम इन पर दिमाग लगाएंगे तो कैलकुलेटर रिस्क ही लेंगे, मतलब ऐसे नहीं, सट्टेबाजी नहीं करेंगे, दिमाग लगा के काम करेंगे। ठीक है ना। एंड बाकी का जो 30% है वो डेप्ट में, जैसे कि गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स वगैरह हैं, कंपनी के जो बॉन्ड्स वगैरह आते हैं उसमें डालेंगे, FD RD में डालेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर परचेज कर सकते हैं एंड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें लगा सकते हैं। इन सेक्टर में एक्चुअली हमारा पैसा सिक्योर रहता है और फिक्स रिटर्न हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है ना। ये चीज़ है। अगर देखो, ये क्राइटेरिया ये शो कर रहा है कि देखो 100 माइनस 30 का अर्थ मतलब निकलता क्या है, 100 माइनस 30, जो इसमें 100 में से माइनस क्यों किया, ये क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में। देखो, माइनस करने का क्या है कि आपकी जो भी एज है, मैंने मान ली 30 एज है आपकी। ठीक है ना। जब आप 30 की एज पर हो तो उस समय आपकी बॉडी में पूरी एनर्जी है, एक अच्छे खासी व्यक्ति हो, ठीक है ना, जवान हो पूरे, और अच्छे खासी एनर्जी है आपके, अच्छा खा रहे होगे, अच्छा पी रहे होगे और अपनी स्किल को अपग्रेड भी कर रहे होगे, एज ए एनर्जी, फुल एनर्जी है बॉडी में, है ना। ये चीज़ है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, समझना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 40 के होते, 50 के होते, 60 के होते हो, ठीक है ना, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ इक्विटी वो कम होगा एंड
डेप्ट वाला पोर्शन बढ़ेगा, यानी कि फिक्स्ड जो भी आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेंगे उस वो वाला सेक्टर आपका इंक्रीज होगा, एंड जो इक्विटी एज ए स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट उस परसेंटेज कम होगा। ठीक है ना, ये चीज़ है। इस वजह से ये 100 माइनस जो योर एज का जो रूल है ये बताता है आपको कि आपकी जो भी एज है उसके रिगार्डिंग आप कितना परसेंट रिस्क ले सकते हो और कितना परसेंट आप सेफर साइड में जा सकते हो। ये चीज़ बताती है सीधा सा, है ना, ये चीज़ें। और लगातार अपने आप में इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहना एज ए स्किल वाइज, ताकि आपकी इनकम ग्रो होती जाए, बढ़ती जाए। ठीक है ना। देन इसके बाद आता है, जैसे सपोज मान लें आप इसमें मैंने 30 लिया था, एज आप मान लेते हो 40 की एज पे हो जाते हो, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हो। आप अगर 40 की एज पे हो जाते हो तो 40 की एज में होते हो तो वही 100 माइनस योर एज, तो 100 में से जब 40 माइनस किया तो 60 आता है। ठीक है, 60। तो 60% आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिजर्व रखा था वो उसका 60% इक्विटी में जाएगा, एंड बाकी का जो 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो डेप्ट में जाएगा। अब ध्यान रखना कि आपकी एज 40 हुई थी और इसमें थी 30, तो 30 से 40 में आपकी इनकम भी इंक्रीज हुई होगी, है ना, इनकम भी इंक्रीज हुई होगी। 50,000 थी 30 की एज में इनकम, ठीक है, पर मंथ, एंड 40 की एज में आपकी जो इनकम हो गई है वो मैंने 70,000 मान ली, 70,000 आपकी मंथली इनकम हो जाती है 40 की एज में। तो वही डिवाइड आपको वही रूल लगाना है, क्या 60% आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आता है, 70,000 का जो 20%, है ना, 70,000 का 20% मान लेता हूँ, 20% एज ए 70,000 का 20% यानी कि 14,000 का 60% आपको एज ए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बाकी का 40% आपको डेप्ट यानी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो भी फिक्स रिटर्न मिलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है ना, ये चीज़ है, ये क्राइटेरिया ऐसे चलता रहेगा एज वाइज। देखो एज वाइज आप जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, एज आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपका जो इक्विटी वाला पोर्शन वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड डेप्ट वाला जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा। डेप्ट वाले पोर्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपको एक सेफर साइड जा रहे हो, आपको गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड हो रहे हैं, जबकि इक्विटी वाले सेक्टर में आप क्या कर रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF इन सेक्टर में अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आपके जो ग्रोथ होने का चांस, आपके पैसे की जो इंक्रीमेंट होने का, रिटर्न मिलने का चांस है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू डेप्ट वाले क्राइटेरिया में। ये चीज़ें, ठीक है ना, ये चीज़ें मोस्टली हमारा जो फोकस होने वाला है एज ए इक्विटी के रिगार्डिंग होने वाला है। आने वाले जो वीडियो है हमारे उनमें हम मोस्टली टारगेट करेंगे इक्विटी वाले सेक्टर में। हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से वर्क करता है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, ETF के बारे में जानेंगे, IPO, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आता है, देखो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया आपको किस तरह से आपको अपना पैसे के साथ जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है उसके साथ करना क्या है। ठीक है ना, तो इसके अगली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि आप जो पैसा, समझ लो, आप जो पैसा है आपको ये तो पता चल गया कि मुझे इतना % पैसा इक्विटी में लगाना है, ठीक है ना, और बाकी का जो इतना % पैसा मुझे एज ए डेप्ट फंड यानी कि सिक्योरिटी वाले फंड, नो रिस्क वाले फंड में लगाना है। ठीक है ना, ठीक है, समझ आ गया। तो अब बात करते हैं देखो मार्केट के बारे में। ठीक है, मार्केट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो आपने मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कुछ भी कह लो, दोनों एक ही है। शेयर एक्चुअली आप वाकिफ तो हो गए, शेयर मार्केट होता है, इसमें मतलब किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इस तरह का सीनरियो चलता रहता है। ठीक है ना, देखो आपको ये जरूर ध्यान रखना, आप जब भी किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो, आप जब भी किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, आप भी मालिक हो उस कंपनी के। ठीक है, आपका भी हिस्सा है उस कंपनी में। शेयर का मतलब क्या, हिस्सा, ठीक है ना, आप भी उस कंपनी का में एक इम्पोर्टेंस रखते हो, एज आपने उसका शेयर लिया है, शेयर के बदले उस कंपनी को पैसा दिया, तो आपका भी उसमें रोल है। आप जो भी कंपनी का है ना, आपका भी रोल है, आप भी उसके मालिक हो, है ना। परसेंटेज वाइज हो, जितना % आप जितने शेयर आपने ले रखे हो उस परसेंटेज के हिसाब से उस कंपनी के आप मालिक हो। जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब में बटेगा, सीधी सी बात है, सब में बटेगा परसेंटेज वाइज। ठीक है ना, देखो जैसे एक इस चीज़ को थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ, देखो सपोज करते हैं एक व्यक्ति एक मशीन लेने के लिए जाता है, वो मशीन है मोबाइल कवर बनाती है ना, मशीन है वो मोबाइल कवर बनाती है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास 15,000 पैसे थे, 50,000 पैसे थे उस व्यक्ति, जबकि जो मशीन की कीमत थी वो 1 लाख रुपए थी। अब वो पर्सन सोचता है कि यार 50,000 मेरे पास है, लाना मुझे मशीन है, मोबाइल कवर बनाती है ना, और कस्टमाइज तौर से बनाती है, लोगों की डिमांड पर ये कवर बना सकते हैं हम, जो भी लोग डिमांड करेंगे उसके आधार पर हम
इस मशीन से कवर बना सकते हैं और एक अच्छा रेवेन्यू और एक अच्छी सेल वगैरह जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट बढ़िया बन सकता है। ठीक है, ये इसके पास ये चीज़ तो समझ आ गई, लेकिन इसके पास तो पैसा सिर्फ 50,000 रुपये है और कहाँ से लेगा है। फिर इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने दोस्तों मित्रों से, रिलेशन में कई लोगों से बात की, तो फाइनली एक बंदा राजी हो जाता है और सारा प्लान बताता है कि यार अपने एक ऐसे करेंगे, एक मशीन परचेज करेंगे जो मोबाइल कवर बनाती है, ठीक है ना, और बढ़िया अट्रैक्टिव मोबाइल कवर बनाती है। इसकी जो कीमत है वो 1 लाख रुपये है। लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम मोबाइल क्रिएट करेंगे कवर और बाकी का डिफ़ॉल्ट जो वैरायटी ऑफ कवर है वो बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें प्रॉफिट अच्छा होने वाला है और सेल बढ़िया निकलेगी, ठीक है ना। तो वो एक व्यक्ति मान जाता है, वो भी 50,000 लगाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। दोनों 50,000 इसमें लगाते हैं और इस मशीन को ले आते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, इन सब मशीन वगैरह का सेटअप वगैरह सब कुछ करते हो। अब फाइनली देखो कर दे, सब सेटअप कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइनली अब इनमें ये बात हो गई है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सब में इक्वल बढ़ेगा, बिकॉज जो अमाउंट इन्होंने लगाई थी वो भी सेम इक्वल थी। 50% मशीन की जो कीमत थी उसका 50% एक पर्सन ने लगाई और दूसरा 50% दूसरे व्यक्ति ने लगाई, ठीक है ना। तो 50% दोनों व्यक्ति ने लगाई, तो इस आधार पर प्रॉफिट भी 50% बढ़ेगा, लॉस भी 50% बढ़ेगा, ठीक है, दोनों में बढ़ेगा, इस आधार पर बढ़ेगा, क्योंकि ओनर भी दोनों ही है ना, समझना, ओनर दोनों है, पार्टनर दोनों है, इक्वल शेयर के तौर पर हम करें तो इक्वल शेयर है दोनों का, ठीक है ना। शेयर की बात करें तो इक्वल शेयर है, तो लॉस में भी दोनों में बढ़ेगा और प्रॉफिट भी दोनों में ही बढ़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट ऐसा हमारा मार्केट में चलता है, ठीक है ना। देखो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ठीक है, मैं शेयर के बारे में समझा, इसको खरीदूं और बेचूं कैसे, है ना, खरीदूं और कैसे बेचूं। देखो स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिसको NSE BSE दो होती है, NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है, NSE BSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इसमें क्या है, एज ए कंपनियां जो है, जो एज ए पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, और पैसे के बदले उनको शेयर देना चाहती है, ठीक है ना, और पब्लिक भी उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहती है, उसमें साझेदारी कर लेना चाहती है कि हम तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएंगे और हमें भी जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हम सब में बटेगा, परसेंटेज वाइज, जो भी जितने आप उस परसेंटेज का इक्विटी आपने ले रखी होगी, शेयर ले रखे होंगे, वो उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो जो ये कंपनियां होती है ना, जो पब्लिक से पैसा लेती है, इनको एक सेटअप तैयार करना होता है, कागजी तौर पर इनको सेटअप तैयार करना होता है। तो ये कंपनियां क्या करती है, अपनी जो कंपनी है उसको लिस्टेड कराती है NSE BSE पर, ठीक है ना, जिससे वो पब्लिक से पैसा ले सके, ठीक है ना। पब्लिक से पैसा लेने के लिए इनको अपनी कंपनियों को लिस्टेड कराना होगा NSE BSE पर, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, इन पर लिस्टेड कराना होता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। देखो अब ठीक है, हमको ये भी समझ आ गया कि कंपनी लिस्टेड होती है और ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि ठीक है, मेरे समझ आ गया, इस तरह से लिस्टेड होती है, ठीक है, अब मुझे शेयर खरीदना है। अब एक व्यक्ति सोच रहा है मुझे भी शेयर खरीदना है, मुझे भी इस कंपनी का हिस्सेदारी बनना है, मुझे भी इसका शेयर हिस्सा लेना है और मैं भी इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में साझा हूँ। मतलब जितना प्रॉफिट होगा, जितना लॉस होगा, उसके जो भी परसेंटेज वाइज डिवाइड होगा, वो सब में बटेगा, सबके जो भी परसेंटेज के रिगार्डिंग जो भी निकल के आएगा अमाउंट, वो सब में उस हिसाब से बटेगा, है ना, जितना पर हिस्सेदारी है उस हिसाब से, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आ गई मेरे। अब मुझे भी इन्वेस्ट करना है शेयर में, ठीक है, मुझे भी लेना है शेयर किसी, जैसे मुझे टाटा का शेयर लेना है, रिलायंस का शेयर लेना है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं प्रॉफिट भी लूँगा और लॉस भी लूँगा, ठीक है। एक कैलकुलेटेड लॉस लो ना, मैं ये क्या थोड़ी कह रहा हूँ आपको लॉस होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी शेयर ले रहे हो वो एक्चुअली क्या वैल्यू रखता है। जो आप शेयर ले रहे हो वो सही में जिस वैल्यू पर वो सेल हो रहा है, बिक रहा है, एज आप खरीद रहे हो, क्या वो सही वैल्यू पर बिक रहा है, यानी आप सही वैल्यू पर खरीद रहे हो। तो उस चीज़ को भी एनालाइज करके देखना होता है कि एग्जैक्ट आप उस वैल्यू उसको भी एनालाइज किया जाता है कि एक्चुअली वो कंपनी क्या कर रही है, किस सेक्टर में है, उसके क्या फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। बाकी इन सभी चीज़ों से हमें एज अ कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि आज कंपनी ये है तो आने वाले कल क्या होने वाली है कंपनी। तो ये चीज़ें हैं। देखो ठीक है, हमें पता चलेगा कि हमें शेयर लेना है, तो हमारे पास जो भी शेयर को खरीदने के जो रास्ते ऑनलाइन, हमारे पास जो रास्ते हैं ऑनलाइन खरीदने के, वो है हमारे ऑनलाइन तौर पे बात की जाए तो एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, और इनके अलावा भी और भी सेक्टर है, इनके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन है जिनसे हम ऑनलाइन शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें जो कि ऑनलाइन सेवा प्रदान करती है, ये शेयर्स हम इस तरह से खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, इन सभी चीज़
इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंजल वन अपस्टॉक जीरोधा, इनको डाउनलोड कर सकते हो। रिकमेंडेड करूँगा एंजल वन को, बिकॉज इसका जो इंटरफेस है मुझे थोड़ा सा सही लगता है, और आपको जो सही लगे वो आप डाउनलोड कर लेना। एंजल वन एक बढ़िया प्लेटफॉर्म लगता है मुझे ना। आपके एज ए ब्रोकर की तरह काम करते हैं आप। एज ए जो जिस भाव पर आपको शेयर लेना है वो दिखेगा आपको एज ए स्क्रीन पर, ठीक है ना। उस पर उसी रेट पर आपको एज ए मिल जाएगा आपका जो भी शेयर है। नंबर ऑफ शेयर जितने लेने हैं उस रेट पर आपको जो भाव चल रहा है करंटली, और जिस भाव पर आप लेना चाहते हो, सीधी सी बात है, जिस भाव पर आप लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, अगर वो चल रहा होगा तो, ठीक है ना। एज ए ब्रोकर की तरह वर्क करते हैं, आपसे पैसे लिए, ठीक है ना, और इन पैसों से उसने उस कंपनी के शेयर आपको दे दिए, ठीक है ना। वो ब्रोकरेज फीस वगैरह लगती है, ठीक है, ये चीज़ चलती है, ठीक है ना। देखो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको है ना, जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो उससे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ एनालाइज करना जरूरी है। आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना होगा, फंडामेंटल एनालाइज करना होगा उस एज ए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है ना। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। एज ए शेयर मार्केट को हम बेसिकली समझेंगे। एक्चुअली हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी के किस शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्या वो अभी सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। हमें कुछ फंडामेंटल एनालाइज देखना होगा कि कंपनी पहले क्या थी, अब क्या कर रही है, उसके क्या P&L है, प्रॉफिट लॉसेस क्या है, उसके रेवेन्यू क्या है ना। बैलेंस शीट को रीड करेंगे, देन ये चीज़ों के बारे में चेक करेंगे, एंड देन फाइनली हम टेक्निकल एनालाइज को भी एनालाइज करेंगे, और फिर हम एज एक पूरा का पूरा एक निचोड़ निकाल कर ऐसा हम देखेंगे कि हाँ मुझे करना चाहिए इसमें इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो यहीं तक रखता हूँ। आपको ये ध्यान रखना, इस वीडियो के बाद तो हमारे आने वाला कंटेंट है एज हम प्योर, मतलब इनिशियली हम एज ए हमें क्या पता होना चाहिए किसी शेयर को खरीदने से पहले या किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बेसिक से पूरी शुरुआत से बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें तो एक्चुअली मैंने एक ओवरव्यू दिया है, एक्चुअली शेयर मार्केट होता कैसा है, इसमें वक्त क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें चल किस तरह से रही है, ठीक है। मैंने इतना ही बताया, अभी तो इतना ही बताया चल क्या रहा है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इनका एंजल वन अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो उसको जरूर बना लेना, बिकॉज उसमें एक डीमेट अकाउंट बनता है। एंजल वन ऐप में आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको शेयर खरीदना और बेचना है तो आपको ये डीमेट अकाउंट की नीड तो है ही। इसके लिए आपको अगर वो चाहिए डीमेट अकाउंट तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा है कि उस पर क्लिक करना, देन आपको एंजल वन का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, साइन अप कर लेना, देन आपका एक एंजल वन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैंने एज ए लिंक दी हुई है, अगर आप डाउनलोड करते हो एज ए डिस्क्रिप्शन लिंक से तो आपको 100 रुपये का कैशबैक जरूर मिलेगा। आपको उस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, देन आपको 100 रुपये का कैशबैक जरूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम चलता है। आने वाले वीडियो में हम एक्चुअली जानेंगे कि मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें, और किस आधार पर हम समझे कि यार आने वाले टाइम में मुझे अच्छा रिटर्न बना के देगा भी या नहीं देगा, समझ रहा। आने वाले टाइम में मुझे अच्छा रिटर्न बना के देगा भी या नहीं देगा, ये चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।